हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं संधि का अंतिम पार्ट विसर्ग संधि। ठीक है, आज ही ये संधि खत्म हो जाएगी। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करो, कॉपी में नोट्स बना लो और एक एक नोट्स को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। एक एक रूल्स को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो तो फिर आपका संधि कभी नहीं छूटेगा। यही आपके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन बुक से बनाना अनिवार्य है, मैं पहले ही बता देता हूं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। रूल 1, यदि विसर्ग विसर्ग आप समझ रहे हैं ना, जैसे अगर क पर ऐसा रह गया तो ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यही रूल है आपका कि यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण रहे, कौन सा वर्ण रहे? अ वर्ण। जैसे अभी मैंने क पर विसर्ग लिखा था तो इसका मतलब क्या, क में तो अ छुपा हुआ है ना, उसके बाद विसर्ग था। ठीक है, ऐसा थोड़ी है क पर हलंत लगा के विसर्ग लिखे, नहीं। यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण रहे, मतलब कोई भी व्यंजन रहे उसमें तो अ वर्ण तो छुपा हुआ है ही, लेकिन हलंत लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर च पर विसर्ग है तो मतलब च में तो अ है ही, अगर हलंत लगा दिए तो च में अ नहीं है। तो यही चीज है, बोल रहा है यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण रहे, जैसे मन है, नौ पर विसर्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ है विसर्ग से पहले, क्योंकि नौ में क्या है? अ है। ठीक है, तो यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण रहे, बाद में वर्ग के तृतीय वर्ग, मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, आपको व्यंजन संधि में मैं पढ़ा चुका हूं। वर्ग क्या होता है? वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम। देखिए जैसे कवर्ग लिख रहा हूं, कवर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरा का वर्ग हो गया। उसी तरह अगर हम चवर्ग का बात करें, च, छ, ज, झ, या, ठीक है, तो ये पूरा चवर्ग हो गया। तो यही चीज बोल रहा है, यदि वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे, ये तीनों, पहला दूसरा को छोड़ के, विसर्ग से पहले और है, उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम, तीनों में से कोई भी वर्ण रहे, किसी भी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, आगे टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण रहे, अथवा तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण के अलावे क्या आ जाए? य, र, ल, व और ह आ जाए तो क्या हो जाता है बच्चों? विसर्ग का उ हो जाता है। विसर्ग किस में चेंज हो जाता है? उ पे। अब जरा यहां पर समझना, विसर्ग उ पर चेंज हो गया, लेकिन शर्त क्या था? विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। तो मतलब विसर्ग से पहले क्या था? अ था। अ और उ दोनों मिल गया, अ जोड़ उ बराबर क्या हो जाता है? वो हो जाता है गुण संधि। ठीक है, आ गया ना, स्वर संधि का यूज हो गया इस पर। तो मतलब विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है, अथवा य, र, ल, व, ह है। तो विसर्ग के जगह पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है, और उ आगे वाले अ से मिलकर क्या बन जाता है? अ जोड़ उ बराबर ओ बन जाता है। तो वही चीज लिखे, यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण रहे, बाद में वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम अथवा य, र, ल, व, ह रहे, में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? उ, और उ पहले वाले अ से मिलकर ओ बन जाता है। जैसे यहां देखिए बच्चों, मनः जो रथ है, इसको मैं व्याख्या करके दिखा रहा हूं एगो को। मनः जोर रथ, ठीक है। तो अभी बोले मन, यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले न पर अ है, तो विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद य, र, ल, व में से कोई एक रो आ गया ना। अब देखिए क्या बोलेंगे, विसर्ग का उ हो जाएगा। विसर्ग के जगह क्या हो गया बच्चों? उ हो गया। न पर अ तो था ही, उ आ गया इधर, रथ है। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो गया? उ हो गया। तो ये नौ का अ और यू, उ दोनों मिलके क्या हो गया? ओ, और ये रथ जुट गया, क्या हो गया? मनोरथ। तो मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। उसी तरह सरोह सरह जोड़ बरह, संस्कृत का है, चलेगा, संस्कृत हिंदी व्याकरण लगभग सेम ही है, संधि अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सरह जोड़ बरह, मतलब ये वाला विसर्ग, उससे पहले र में अ, ठीक है। उसके बाद देखो य, र, ल, व में क्या आ गया? वो आ गया। तो विसर्ग के बाद वो, तो क्या हो जाएगा? सरोवर, और जोड़ के उ क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। उसी तरह तेजह जोड़ में, तो ये विसर्ग ओ बन जाएगा तेजो में। मनो जोड़ रम, मनोरम। यशो, यशः जोड़ धरा, देखो फिर ये विसर्ग है, उ बनेगा, उ अ से जुड़कर ओ बन जाएगा, मतलब विसर्ग ओ बन जाता है। पुरह जोड़ हित बराबर पुरोहित। मैं अगर शॉर्ट में इसको याद रखने की तरीका बताऊं बच्चों, तो यूं समझो कि विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी है, तो विसर्ग के जगह पर क्या आ जाएगा? ओकार आ जाएगा। ठीक है, देखो विसर्ग है, उससे पहले ओ तो है ही छुपा हुआ,
क्योंकि हलंत लगा हुआ नहीं है किसी में, तो अ ही है। ठीक है, विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद य और अ में से या वर्ग का चतुर्थ वर्ण या प फ ब भ म ये पंचम वर्ण था। ठीक है, ये देखो त थ द ध चतुर्थ वर्ण था वर्ग का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये विसर्ग के जगह ओकार हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो मनो जोरत मनोरथ, सरो जोर बरा सरोवर, तेजो जोर में तेजा जोर में तेजो में। अब दूसरा रूल पे आते हैं बच्चों, ये समझ में आ गई होगी, आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे, क्या है दूसरा रूल बच्चों, विसर्ग के बाद क्या रहे, च अथवा छ, तो मूर्धन स तालब स हो जाएगा। तालब स, ये वाला स, विसर्ग हलंत लगा हुआ है मतलब आधा स आएगा। ठीक है, विसर्ग के बाद च अथवा छ रहे तो तालब स हो जाता है, या विसर्ग के बाद ट अथवा ढ रहे, ट अथवा ठ रहे तो मूर्धन स हो जाता है। जैसे यहां पर देखो, नी जोड़ छल, विसर्ग के बाद क्या है, छ है, तो क्या होगा, तालब स होगा। तो देखो तालब स का मतलब देखो, विसर्ग के जगह क्या आ गया, तालब स, उसके बाद छ जुट गया, निश्चल। नी जोड़ चय, च या छ दोनों में से कुछ भी, छ था तो भी तालब स, च रहेगा तो भी तालब स। ठीक है, निश्चय। उसी तरह धनु जोड़ टंकार। ठीक है, देखो बच्चों धनु है, विसर्ग उसके बाद ट है, हम बोले ट रहेगा तो क्या आएगा, मूर्धन स। मूर्धन स का मतलब आधा ये वाला ऐसे स जुटेगा। धनु जोड़ टंकार, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के जगह आधा मूर्धन स, धनुष टंकार। तो इस तरह से दो रूल समझ में आ गया बच्चों। चलते हैं रूल नंबर 3 के तरफ, बहुत आसान है, विसर्ग संधि तुरंत खत्म हो जाएगा। चलिए, ये हमारा रूल 3 है। रूल 3 को ध्यान से समझिए बच्चों, ये सबसे आसान रूल है, इसमें कुछ नहीं है। यदि विसर्ग के बाद कोई भी सकार, सकार मतलब तालब स, मूर्धन स, दंत स, कुछ भी रहे, तीनों सौ में से कोई भी सौ, सकार मतलब तीनों सौ में से कोई भी सौ रहे विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के जगह पे जो है ना वही सकार हो जाता है। मतलब तालब स रहेगा तो तालब स आ जाएगा विसर्ग के जगह, अब मूर्धन स रहेगा तो मूर्धन स, और दंत स रहेगा तो दंत स। देखिए दू जोड़ शासन, देखो विसर्ग के बाद तालब स है ना, विसर्ग के जगह वही तालब स हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग दौर सुकार है, दौर सुकार है, विसर्ग के जगह आधा तालब स आया। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा शासन है, शासन जुड़ गया। ठीक है, उसी तरह नी जोड़ शब्द, विसर्ग के बाद फिर तालब स है तो फिर विसर्ग के जगह पर वही तालब स हो जाएगा। अब देखो विसर्ग के बाद दंत स है ना, तो विसर्ग के जगह वही वाला दंत स फिर से हो जाएगा। तो क्या समझे आप, विसर्ग के बाद कोई भी सकार रहे, कोई भी सौ रहे विसर्ग के बाद, तीनों सौ में से विसर्ग के जगह पर वही सकार हो जाता है, वही सौ आ जाता है। ठीक है, चलते हैं रोल नंबर 4 के वो चलत तरफ, ये भी उतना ही आसान है। यदि विसर्ग के बाद र आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, र, तो विसर्ग से पहला जो हर्ष स्वर रहता है वो दीर्घ हो जाता है। देखो कैसे, नी उसके बाद र है ना, इससे पहले हर्ष ही है, न पर क्या है, हर्ष ही, हर्ष स्वर है ना, अब ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग खत्म। ठीक है, तो हर्ष से हर्ष ही क्या हो गया, दीर्घई हो गया। उसी तरह विसर्ग के बाद फिर रो आया, तो यहाँ देखो दू पर हर्ष था ना, ये दुर्गाऊ हो गया। विसर्ग के बाद देखो फिर से रो आया, तो नी में क्या था, हर्षई, इधर फिर दुर्गाई हो गया। तो विसर्ग के बाद रो आए तो विसर्ग का जो पहले जो हर्ष स्वर होता है वो दीर्घ में बदल जाता है, और वो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाता है। और ये क्या था, विसर्ग के बाद कोई भी सकार आए तो विसर्ग के जगह वही साकार हो जाता है। चलिए आज का अंतिम रूल, रूल नंबर 5 की ओर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये रूल 5 हमारा विसर्ग संधि का अंतिम रूल है। ये आप लोगों को इतना सारा रूल याद रखना कठिन होगा, तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे याद रखनी है। चलिए सुनिए कैसे याद रखनी है। देखिए बच्चों, ये चीजें होगी आपकी प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर, आपको एग्जाम्पल पर अभ्यास करनी है बार बार। एक जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ाए, साथ ही साथ आपके पास हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का जो भी बुक है, जो भी पुस्तक है, उस पुस्तक से आप एग्जाम्पल लो और उस पर बार बार अभ्यास करना शुरू करो। रूल को 1-2 बार पढ़ के छोड़ देनी है, आपको उसके उदाहरण पर अभ्यास करनी है। और जब उदाहरण पर बार बार अभ्यास करोगे तो फिर याद करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, वो आपके माइंड के सबकॉन्शियस हिस्से में बैठ जाएगा और वो अपने आप होते चले जाएगा। चाहे भाषा कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा, भाषा का एकमात्र तरीका है विद्वान बनने का, अभ्यास।
तो आपको अभ्यास करनी होगी। चलिए रूल 5 देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, आ का छोड़कर कोई भी स्वर, ई आ जाए, ऊ आ जाए या ए आ जाए, कुछ भी, लेकिन अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, क्योंकि अ आ के बाद अगर वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण अ आ के बाद आएगा तो विसर्ग का ऊ होगा, ऊ आगे वाले अ से मिलकर क्या हो जाता, ओ हो जाता। तो मतलब पहला रूल जो पढ़े विसर्ग संधि का, लेकिन यहाँ इसीलिए अ आ को हटा दिया ताकि वो पहला वाला रूल में ना चले जाए। तो अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, उसके बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण रहे अथवा कोई स्वर रहे, तृतीय चतुर्थ व पंचम वर्ण के बाद कोई स्वर या कोई स्वर आ जाए, ऊ आ जाए, ई आ जाए, तो विसर्ग का जो है रो हो जाता है। रो पर हलंत मतलब आधा रो, जैसे नि जोड़ उपाय, देखो विसर्ग के बाद क्या है, स्वर वर्ण है ना, तो विसर्ग के जगह र हो गया और ये ऊ र पे जुड़ गया, निरूपाय। नी जोड़ जलम, देखो विसर्ग के बाद ये तृतीय वर्ण है, च छ ज तृतीय वर्ण है वर्ग का, तो इसका मतलब विसर्ग का र हो गया, ऊपर रेप के रूप में जाएगा क्योंकि आधा र था। ये र फिर कैसे आया जब आधा र बनना था, क्योंकि ये रो में ऊ जुटा, ये भी अभी भी आधा है कि इसमें ऊ जुटा हुआ है, ठीक है। नी जोड़ झर चतुर्थ वर्ण आया तो विसर्ग का रो हो गया, निर्झर हो गया। नी जोड़ जल निर्जल, नी जोड़ झर निर्झर, दू जोड़ गंध दुर्गंध, मतलब क्या देख रहे, विसर्ग के बाद कोई भी तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या स्वर आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रो हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो है अ आ को छोड़कर कोई स्वर होनी चाहिए। जैसे यहाँ ई था, यहाँ ई था, यहाँ ऊ था, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का संधि पूरी तरह से खत्म हो गया। आप लोग को इस पर अभ्यास करो, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही।